नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आप आज के इस नए वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी आयु खंड कितनी है, इसकी गणना कैसे की जा सकती है। बहुत सारे प्रबुद्ध पाठकों ने मेल द्वारा ये अपने विचार प्रस्तुत किए कि बहुत सारे दैवज्ञ और ज्योतिर्विद इस बात पर बोलने से भी कतराते हैं। कृपया करके एक वीडियो बनाया जाए। तो उसका कारण भी आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इस पर बहुत सारे लोग बोलने से भी क्यों कतराते हैं, कब इसकी गणना करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं आपके आयु खंड की गणना कैसे की जाए। पहले तो ये बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आयु निर्धारण की 72 से अधिक तरह की विधियां हैं। ये उनमें से एक है जो आपको आयु का खंड बताता है। आयु का खंड बताता है, एकदम संपूर्ण आयु नहीं बताता है, क्योंकि अरिष्ट भंग के बहुत सारे योग होते हैं और बहुत सारी अन्य विधियां भी होती हैं जिन्हें समय समय पर ध्यान देना होता है। तो ये एक संकेत मात्र है, केवल इसके आधार पर हम गणना नहीं कर सकते कि आयु जातक की कितनी होगी। हाँ, ये एक विधि है जो आपको एक मोटे तौर पे एक संकेत देती है कि आपकी आयु कितनी होगी। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक मानसागरी का श्लोक कहना चाहूँगा आपसे कि ये पाप लुब्धाश्च चौराश्च देव ब्राह्मण निंदका। जो पापाचार में लुप्त है, चोर है और देव यानी देवी देवताओं और ब्राह्मण का निंदक है, निंदा करने वाला है, निंदा करना उसकी आदत है। परदार रता, दूसरे की स्त्रियों में आसक्त है, चरित्र का ठीक नहीं है। यह कालम मरणम भवेत, उसकी अकाल मृत्यु होती है। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी के अनुरूप हमारी आयु होती है। ये बात कई जगह पर कहा जा चुका है कि आपके कर्म ही फलित होते हैं, जो ग्रहों के रूप में आपको संकेत देते हैं। कर्म का फल कब फलित होता है, इसके बारे में यदि आप जानना चाहें तो प्लेलिस्ट में कर्म के सिद्धांत वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे कि कब हमें इसकी गणना करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। जैमिनी और पराशर की आयु खंड की पद्धतियों के समूहों में क्या क्या अंतर है। तीनों खंडों की आयु कितनी होती है संख्या में, निर्धारित करने के विशिष्ट नियम क्या क्या हैं, कौन सा नियम कब प्रयोग करें, इसमें अलग अलग मत क्या हैं और मतभेद यानी कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ है, कक्षा वृद्धि और कक्षा ह्रास कैसे करते हैं, और इस विधि के लिए हमको क्या क्या जानने की जरूरत है। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं। कब इस विधि का प्रयोग करना चाहिए? जब व्यक्ति एकदम मरणासन्न हो, आपको लगता हो कि वो मृत्यु के करीब है, अत्यधिक चिकित्सा के बाद भी कोई औषधि कार्य नहीं कर रही है, कोई विशेष कार्य संकल्पित है, तभी हमें गणना करनी चाहिए। अपने मनोविनोद के लिए अच्छा चलो आज हम गणना करते हैं, खाली बैठे हैं, इच्छा कर रही है, गणना करते हैं। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने या बचाने के लिए कि अरे हमको कैसे नहीं पता होगा, हम गणना करते हैं। धन के लोभ में किसी ने अधिक धन दे दिया, पंडित जी बताइए, तो उसके लिए हमने करना आरंभ कर लिया कि गणना करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी दैवज्ञ यानी ज्योतिर्विद के ज्ञान की परीक्षा करने के लिए इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं या गणना करने के लिए कहते हैं। ये उचित नहीं है और ऐसे लोगों को पता नहीं रहता कि ऐसे लोगों को भी दोष लग रहा है, तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। और जब तक ये ऊपर की 3 स्थितियां ना हो तब तक हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि गणना करनी नहीं चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि राशियों की संज्ञा क्या है और उनका अर्थ क्या है। जैसे कुछ 4 राशियां यानी मेष, कर्क, तुला और मकर, इनको चर राशियां कहते हैं। चर यानी चलायमान, यानी जिसमें गति है, जिस जीव में गति है, यानी कि ये राशियां प्रदर्शित करती हैं पूर्ण आयु का खंड।
मैं अभी आगे बताऊंगा कि आपको कैसे गणना करनी है, समझते चलिए क्रमवार। पूर्णायु प्रदर्शित करती हैं। ठीक उसी प्रकार वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि स्थिर राशियां हैं। स्थिर राशि जातक की स्थिरता को प्रदर्शित करती है, यानी गतिशीलता की कमी प्रदर्शित करती है, यानी ये अल्प आयु को प्रदर्शित करती है। और इन दोनों के बीच की भी एक स्थिति है जो मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियों से प्रदर्शित होती है। इन राशियों को द्विह स्वभाव राशि कहते हैं, यानी इनमें दोनों के बीच की स्थिति है, इसलिए ये मध्यायु प्रदर्शित करती है। यानी इसमें चर और स्थिर दोनों के गुण विद्यमान हैं, ये बीच की स्थिति है, इसलिए इसको मध्यायु समझना चाहिए। ये राशियां मध्यायु से जुड़ी हुई हैं। अब आयु का आंकिक मान क्या है, ये हम पहले जैमिनी के अनुसार समझते हैं। अल्पायु कहते हैं यदि किसी की आयु 0 से 32 वर्ष तक है। 100 को 3 भागों में बांटा गया है, संपूर्ण 100 वर्ष को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला खंड हो गया 0 से 32 वर्ष, दूसरा हो गया 33 से 66, यही मध्यायु है, और पूर्णायु होती है 67 से 120, क्षमा करिएगा 67 से 100 वर्ष होती है। 100, लेकिन यहीं पे पराशर के मतानुसार जो पूर्णायु है वो 120 वर्ष है। तो हम एक ही मत पर चलते हुए अभी इसी को लेकर चलते हैं। ये तीनों समूहों के बारे में बात आगे होगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि इसका क्या तात्पर्य है। तो हम अभी पूर्णायु को 100 वर्ष लेकर चलते हैं, जो तर्कसंगत है और व्यवहारिक है आज के समय में, और तीनों खंडों को इतने इतने मान के साथ लेकर चलते हैं। अब हमें निर्धारण के लिए 3 समूहों की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें अगर निर्धारित करना है कि आयु का खंड क्या होगा, तो उसके लिए 3 समूह यानी 3 सेट चाहिए। लग्नेश अष्टमेश का, लग्न कुंडली का और चंद्र का, और लग्न के साथ होरा लग्न का। यदि हम जैमिनी विधि से, महर्षि जैमिनी के अनुसार अगर हम निर्धारण कर रहे हैं, तो जो होरा लग्न लिया जाएगा वो जैमिनी लिया जाएगा, और यदि हम महर्षि पराशर के अनुसार गणना कर रहे हैं तो जो होरा लग्न लिया जाएगा वो पराशरी होरा लग्न लिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैं दोहरा रहा हूँ कि यदि हम जैमिनी महर्षि के अनुसार गणना करते हैं तो जो होरा लग्न लिया जाएगा वो जैमिनी होगा, और महर्षि पराशर के अनुसार यदि हम गणना करते हैं तो होरा लग्न जो लिया जाएगा वो पराशरी होगा। और एक बात और, ये होरा लग्न है, ये होरा वर्ग नहीं है, यानी ये D2 चार्ट जिसे आप कहते हैं, ये D2 चार्ट नहीं है, ये अलग से निकाला जाने वाला एक लग्न है। जैसे घटी लग्न है, आरूढ़ लग्न है, उपपद लग्न है, ठीक उसी तरह जन्म समय से सूर्योदय के बीच के समय यदि इष्टकाल आपको पता हो तो आप होरा लग्न की गणना कर सकते हैं, पराशरी के अनुसार भी, जैमिनी के अनुसार भी। ये गणना यदि बाद में समय रहा तो मैं अवश्य बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो की सीमा से परे है, इसलिए हम आगे चलते हैं। एक बात और ध्यान देने की है कि जहाँ पर महर्षि जैमिनी ने लग्नेश अष्टमेश, लग्न चंद्र और लग्न होरा लग्न को लिया, सब कुछ एक ही सेम था, एकदम समान था महर्षि पराशर के अनुसार। एक अंतर था कि जहाँ पे लग्न और चंद्र का समूह लिया गया, वहीं पर चंद्र के साथ लग्न ना लेकर शनि लिया गया, लेकिन कुछ दैवज्ञों ने वहाँ चिन्त्य लिखकर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। तो चूंकि हम महर्षि जैमिनी के अनुसार गणना कर रहे हैं तो हम इसी को लेकर के चलेंगे, हम शनि को लेकर के नहीं चलेंगे। और उदाहरण ऐसा लेंगे कि एक ही निर्णय आए जिससे हम अच्छे तरीके से समझ सकें। ये अभी भी विवादास्पद है, जिसको आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल है, लेकिन समझने का प्रयास करिए। वहीं प्रश्न मार्ग के अनुसार 4 समूहों को यानी 4 सेट को लिया जाता है, जिसमें लग्नेश अष्टमेश पहले की तरह है, चंद्र और चंद्र से अष्टमेश यानी चंद्र जहाँ पे हो लग्न कुंडली में, उससे अष्टम भाव का स्वामी वो कहाँ पर है, वो किस राशि में है, वो चर में है, स्थिर में है या द्विस्वभाव में है। चंद्र का नवांशाधिपति यानी कि नवांश कुंडली में चंद्र जो जहाँ पर बैठा है, उस राशि का जो नवांश कुंडली में स्वामी है उसकी स्थिति हम देखते हैं। और चंद्र से 64वें नवांश का
अधिपति कौन है। ठीक है, और इसमें 3 सेट की बजाय 4 सेट को लिया गया है, 4 समूहों को लिया गया है, जिसमें सूर्य का भी जोड़ा गया है। यानी कि और किसी विधि में सूर्य को नहीं लिया गया था, लेकिन प्रश्न मार्ग के अनुसार सूर्य को भी लेकर के चलना है हमें। आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत यानी प्रिंसिपल क्या है, आप कैसे समझेंगे। हमने 3 समूहों को लिया है, यानी 3 सेट को लिया है आयुखंड की गणना के लिए। तो तीनों सेट में 2-2 घटक हैं, यानी 2-2 कंपोनेंट्स हैं। यानी जैसे उदाहरण के तौर पे लग्नेश अष्टमेश है, तो लग्नेश या तो चर स्थिर द्विस्वभाव राशि में होगा, अष्टमेश भी या तो चर स्थिर द्विस्वभाव राशि में होगा। तो ये 2 घटक हो गए एक समूह के, यानी एक सेट में 2 कंपोनेंट हैं। तो अब हम निर्णय पर कैसे निकलेंगे ये हमें समझना है। पहला सिद्धांत क्या है कि यदि तीनों समूह एक ही परिणाम बताएं तो वही अंतिम परिणाम होगा। हमने 3 सेट, उदाहरण के तौर पे हमने 3 सेट लिए, तीनों सेट में चर 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 और चर 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 राशियों में ही तीनों समूह आए, तो अंतिम परिणाम क्या होगा, चर। चर यानी पूर्णायु। ठीक, यदि 2 समूह एक ही परिणाम बताएं तो वही मान्य होगा जो 3 में से 2 समूह बताते हैं। यानी कि मान लिया 3 सेट में से 2 सेट प्रदर्शित करते हैं चर और तीसरा सेट प्रदर्शित करता है मध्यायु, यानी कि द्विस्वभाव। तो हम मेजॉरिटी लेंगे, जो ज़्यादा है हम उसको लेंगे। यानी कि 2 सेट अगर चर बता रहे हैं और तीसरा जो है द्विस्वभाव बता रहा है, तो 2 सेट को हम चर ही लेंगे। ठीक है। एक ऐसी भी स्थिति आती है जिसमें तीनों समूह अलग अलग परिणाम बताते हैं। यानी पहले सेट से हमने निकाला तो चर आया, दूसरे सेट से निकाला तो स्थिर आया, तीसरे से निकाला तो द्विस्वभाव आया। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा तीसरे सेट को ही लेते हैं जो होरा लग्न वाला है। ठीक है, उसी को हम लेते हैं। यदि इसके साथ 2 अपवाद भी हैं कि यदि चंद्रमा लग्न या सप्तम भाव में हो, ऐसा हो सकता है लोगों की कुंडली में कि लग्न कुंडली में चंद्रमा या तो लग्न में हो या तो सप्तम भाव में हो, तो उसमें चंद्र वाला दूसरा सेट ही मान्य होगा। यानी लग्न और चंद्र जो दूसरा वाला सेट है उसी का जो परिणाम होगा वही लिया जाएगा, बाकी परिणाम कोई भी हो। बाकी 2 परिणाम जो भी बताएं, अगर एक बताएं तो भी या ना बताएं तो भी। ठीक है। और यदि एक ही समूह के 2 घटक अलग अलग परिणाम दें तो हम परिणाम क्या माने। जैसे मान लेते हैं कि लग्नेश जो है चर राशि में है और अष्टमेश द्विस्वभाव राशि में है, हो सकता है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का लग्नेश मेष राशि में है जो चर राशि है, और अष्टमेश क्या है, अष्टमेश मान लीजिए कि द्विस्वभाव राशि में है। ठीक है, द्विस्वभाव राशि यानी कि मान लीजिए मिथुन में है। तो चर और द्विस्वभाव इन दोनों को ही नहीं लिया जाता, तीसरा लिया जाता है। यानी चर और द्विस्वभाव को छोड़कर तीसरी हमारी कैटेगरी तीसरी क्या है, चर और द्विस्वभाव को छोड़ दिया जाए तो स्थिर आएगी, स्थिर आएगी। यानी कि इसका निर्णय लेने के लिए हमें स्थिर की गणना करनी चाहिए। ठीक, ये उदाहरण से हम अच्छी प्रकार समझ सकते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा वृद्धि और कक्षा ह्रास क्या है। जैसे हमने जब ये तीनों प्रकार से तीनों सेट से देख लिया कि आखिर उसका आयुखंड क्या आ रहा है, उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें हम आयुखंड को बढ़ा सकते हैं एक स्तर पे या आयुखंड को घटा सकते हैं निचले स्तर पे। इसी को कहते हैं कक्षा वृद्धि या कक्षा ह्रास। यानी कि कुछ ऐसे ग्रह होंगे जो ये प्रदर्शित करते होंगे कि जोड़ने के बाद अगर मध्यायु है तो उसको बढ़ा दिया जाए, यानी कि एक क्लास ऊपर कर दिया जाए, मध्यायु से पूर्णायु कर दिया जाए। यानी कि अगर अल्पायु आई है तो अल्पायु से बढ़ा करके मध्यायु वाले खंड में ले जाया जाए।
तो अगर ऐसे योग होते हैं तो कौन कौन से हैं ये हम बताते हैं। ठीक है, जिस प्रकार कक्षा वृद्धि होती है उसी तरह कक्षा ह्रास भी होता है, कि हमने सब कुछ जोड़ा और आया कि पूर्णायु है, लेकिन कक्षा ह्रास वाले योग हैं उसमें, तो कक्षा ह्रास होके एक कक्षा अगर पीछे आ गया तो पूर्णायु से वो मध्यायु हो जाएगा, पूर्णायु से 2 कक्षा पीछे आ गया तो मध्यायु और फिर अल्पायु हो गया। तो ये देखना बहुत आवश्यक है। तो हम बात करते हैं कक्षा वृद्धि की। जब आत्मकारक ग्रह स्वयं शुभग्रह हो या शुभ ग्रह से युक्त हो या उच्च का हो। आत्मकारक ग्रह वो होता है जो कुंडली में सबसे अधिक अंशों का होता है, उसको आत्मकारक ग्रह कहते हैं। ये जैमिनी के कारक हैं। ठीक है, आत्मकारक से सप्तम या त्रिकोण में शुभ ग्रह हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति का आत्मकारक लग्न में बैठा हुआ या पहले घर में बैठा हुआ है, तो उसके ठीक सामने सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो। शुभ ग्रह यानी कि गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध, ये चारों शुभ ग्रह हैं। और सूर्य, शनि, मंगल, ये सारे पापक ग्रह हैं। ठीक है, लग्न या सप्तम शुभ कर्तरी में हो या इनसे त्रिकोण में शुभ ग्रह हो। लग्न या सप्तम शुभ कर्तरी में हो। कर्तरी का मतलब होता है कैंची, यानी कि लग्न यानी पहला घर, यानी उसके दोनों तरफ, यानी दूसरे घर में और 12वें घर में अगर शुभ ग्रह हो, जैसे मान लीजिए एक तरफ गुरु हो, शुक्र हो, दूसरी तरफ चंद्रमा, बुध हो, तो वो शुभ कर्तरी में आ गया। ठीक इसी तरह सप्तम भाव भी शुभ कर्तरी में हो सकता है अगर 6वें घर में और 8वें घर में शुभ ग्रह हो और 7वें में कोई पाप ग्रह ना हो। इन भावों में अगर कोई पाप ग्रह ना हो और उनके दोनों तरफ शुभ ग्रह हो तो इसको शुभ कर्तरी कहते हैं। इसी प्रकार अगर दोनों तरफ पाप ग्रह हो तो इनको पाप कर्तरी कहते हैं। तो शुभ कर्तरी में हो तो भी उसको बल मिलता है और कक्षा वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, एक कक्षा की वृद्धि होती है, यानी एक स्तर ऊपर उठ जाता है। ठीक इसी प्रकार कक्षा ह्रास भी किया जाता है। आत्मकारक या तो स्वयं द्वितीयेश या अष्टमेश हो, यानी हो सकता है कि आत्मकारक द्वितीय भाव का स्वामी हो या अष्टम भाव का स्वामी हो, जो मारक होता है। इनसे युक्त हो सकता है कि जो इनके स्वामी हैं द्वितीय भाव और सप्तम भाव, उनसे जुड़ा हुआ हो, उनके साथ बैठा हो आत्मकारक ग्रह। स्वयं स्वाभाविक रूप से पापी हो। ठीक है, स्वाभाविक रूप से पापी का तात्पर्य ये है कि सूर्य, मंगल, शनि, ये स्वाभाविक रूप से पापी ग्रह हैं। तो आत्मकारक हो सकता है कि स्वयं पापी हो, तो यदि पापी है तो कक्षा ह्रास अवश्य होगा। ठीक है, नीच या पाप ग्रहों से युक्त हो तो भी कक्षा की हानि होती है। लग्न या सप्तम भाव पाप कर्तरी में हो, जैसा कि मैंने बताया लग्न पाप कर्तरी में तब होगा जब दूसरे और द्वादश भाव में पाप ग्रह बैठे हों या लग्न में भी बैठा हो, और सप्तम जो है पाप कर्तरी में तब होगा जब 6वें घर में और 8वें घर में पाप ग्रह बैठे हों या इससे त्रिकोण में पाप ग्रह बैठे हों। त्रिकोण का मतलब होता है अपने से 1, 5 और 9 स्थान में। तो लग्न से अगर हम देखेंगे तो लग्न से लग्न पंचम और नवम 3 स्थान हो गए, और सप्तम से अगर हम देखेंगे तो सप्तम से सप्तम, एकादश और तृतीय भाव, ये हो गए त्रिकोण। तो इनमें भी कोई पाप ग्रह होता है तो कक्षा की हानि होती है, एक कक्षा की हानि होती ही है। आत्मकारक से सप्तम या त्रिकोण में पापक ग्रह हो या इनमें से कोई पाप कर्तरी में हो या इन दोनों से त्रिकोण में पापक ग्रह हो तो भी कक्षा की हानि होती है। शनि लग्नेश या अष्टमेश होकर उच्च या स्वराशि का ना हो। उच्च का कब होगा? जब तुला राशि में होगा। ठीक है, स्वराशि का कब होगा? जब मकर या कुंभ राशि में हो। ठीक, शुभ ग्रह से युक्त हो, यानी कि चंद्र हो गया, गुरु हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, इनसे युक्त ना हो तो भी कक्षा की हानि होती है। अब हम करते हैं एक उदाहरण। ये कुंडली स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की है, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 में इलाहाबाद में रात में 11:11 पर हुआ था। ठीक है, और मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 की, जब इनकी आयु लगभग 67 वर्ष थी। तो हम देखते हैं कि इस कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली है। पराशरी होरा लग्न जो है वो 6वें भाव में है और जैमिनी होरा लग्न जो है 10वें भाव में है। यानी जैमिनी होरा लग्न मेष है और पराशरी होरा लग्न धनु है।
लग्न में शनि है और सप्तम भाव में चंद्र है, द्वितीय में मंगल, पंचवें में सूर्य और बुध, और 12वें में केतु है, एकादश में गुरु है जो वक्री है। आइए हम गणना करते हैं। पहला सेट हमारा क्या था? लग्नेश और अष्टमेश। तो लग्नेश क्या है? लग्नेश चंद्र है, चंद्र जो है मकर राशि में है, और अष्टमेश होता है हमारा अष्टम भाव का स्वामी शनि। शनि बैठा है यहाँ कर्क राशि में। तो पहले सेट को हमने लिख लिया मकर और कर्क, ऐसे देखें, ठीक है। तो मकर और कर्क, मकर क्या है? चर राशि है, कर्क भी चर राशि है, तो दोनों का परिणाम एक है, इसलिए इसको चर राशि ले लिया गया। ठीक उसी तरह लग्न और चंद्र देखते हैं। तो लग्न जो है वो कर्क राशि है, यानी क्योंकि कर्क लग्न है, चंद्रमा मकर में बैठा हुआ है, तो ये दोनों भी चर और चर हुए, यानी निर्णय हो गया चर। दूसरे सेट का भी निर्णय हो गया चर, पहले सेट का भी निर्णय हो गया चर, क्योंकि समान है। फिर हम तीसरा देखते हैं जैमिनी पद्धति से, लग्न और होरा लग्न देखते हैं, तो कर्क और मेष आता है। ये दोनों भी चर हैं, यानी तीनों ही, यदि हम जैमिनी की बात करें तो तीनों ही सेट का अंतिम निर्णय चर आता है, ठीक, जो प्रदर्शित करता है कि ये पूर्णायु है। ये उदाहरण इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर हम पराशरी विधि से भी गणना करते हैं, तो अगर होरा लग्न भी धनु है, पराशरी होरा लग्न, तो दोनों निर्णय आता है चर और द्विस्वभाव, ठीक। चर और द्विस्वभाव दोनों अलग अलग हैं, इसलिए तीसरा खंड कौन सा हुआ? स्थिर हुआ, ठीक। चर और द्विस्वभाव तीसरा हो गया स्थिर। तो इसलिए भी इसको हमको पूर्णायु लेना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा सेट स्थिर बता रहा है और पहला और दूसरा सेट जो है आपको पूर्णायु बता रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि कक्षा वृद्धि और कक्षा ह्रास इसमें कैसे किया जाए। आत्मकारक शनि है और उससे सप्तम में चंद्रमा है। देखिए, शनि की सबसे अधिक डिग्री है 21 डिग्री 47 कला और 31वीं कला। शनि है आत्मकारक, शनि से सप्तम में एक शुभ ग्रह है, ठीक। तो क्या हुआ? कक्षा वृद्धि हो गई। सप्तम भाव से त्रिकोण में गुरु है, यानी एकादश भाव में है, सप्तम से पंचम हुआ, ये त्रिकोण में गुरु है, तो ये हो गया 2 बार की कक्षा वृद्धि, ठीक। इसी प्रकार अष्टमेश भी शनि है, जो न तो उच्च का है न स्वराशि का है। कर्क में न वो उच्च का होता है न स्वराशि का होता है। आत्मकारक यानी कि शनि से त्रिकोण में सूर्य है, जो आप देख रहे हैं पंचम भाव में। लग्न पाप कर्तरी में है और आत्मकारक भी पाप कर्तरी में है। अगर आप देखें तो हाँ, लग्न भी पाप कर्तरी में है। लग्न में शनि है, एक तरफ केतु है, दूसरा तरफ मंगल है। तो हालांकि राहु केतु की गणना हम नहीं करते हैं, लेकिन पाप कर्तरी में दिख रहा है, ठीक है। और आत्मकारक भी शनि है, वो भी पाप कर्तरी में है। तो हमने देख लिया कि कक्षा वृद्धि और कक्षा ह्रास करने के बाद 2 बार कक्षा वृद्धि हुई और 3 बार ह्रास हुआ, यानी कि 1 बार ह्रास करना अपेक्षित है। तो हमने पहले जोड़ा था कि वो पूर्णायु है, ठीक। उसमें से एक ह्रास करने के बाद वो खंड आया मध्यायु की। मध्यायु यानी 33 से 66 वर्ष। तो ये वर्ष लगभग उसी के बराबर हैं जितने में जातिका की मृत्यु हुई, लगभग 67 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष का अंतर है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि आयु निर्धारण की 72 से अधिक विधियाँ हैं। कई प्रकार के अरिष्ट भंग योग भी होते हैं। पूर्णायु के योग होते हैं, मध्यायु के होते हैं, अल्पायु के योग होते हैं। ये विधि एक संकेत मात्र है, ये एक छोटी सी विधि है जो आपको संकेत देती है, आपका ज्ञान वर्धन करने के लिए, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो यदि वाकई किसी का आयु निर्धारण करना हो तो सभी लोग सक्षम नहीं हैं। हर परिस्थिति में आयु निर्धारण करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपको संकेत है, आगे भी मैं बताता रहूँगा। एक और श्लोक है
केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम सर्व आत्मकृतम कर्म लोकवादो ग्रहायति। केवल ग्रह और नक्षत्र शुभ या अशुभ नहीं करते हैं। सर्व आत्मकृतम कर्म, सब कुछ अपने से किया हुआ आपका कर्म है, जो लोक में ग्रहों के द्वारा कहा जाता है। ग्रह अपने अपने माध्यम से इसी कर्म फल को आपको देते हैं। आपने सुना होगा ना, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो ऐसा संभव है कि कभी आयु निर्धारण में जातक की आयु कम आई और वो अधिक आयु तक जी रहा है। इसके विपरीत भी होता है कि आयु अधिक आई और कम समय में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये उसके कर्म फल के प्रकटीकरण के कारण है। कौन सा कर्म कब प्रकट होगा ये कोई नहीं कह सकता। इस कर्म फल को, सिद्धांत को समझने के लिए आपको कर्म के फल के प्रकटीकरण के समय का निर्धारण करना होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझे आज्ञा दें। तब तक के लिए नमस्कार।